Hi, welcome back once again in this ongoing series of the course उत्साह, जिसमें हम क्लास 12th के मैथ के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और हमने चैप्टर नंबर 4 यानी कि डिटर्मिनेंट तक के टॉपिक को समझ लिया है। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इस फर्स्ट लेक्चर में यानी चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट लेक्चर में आज स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी। सो कॉन्टिन्यूटी को स्टार्ट करने से पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने 11th क्लास में लिमिट के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का आधार लिमिट ही है, हम उसी से आगे प्रोसीड करेंगे कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए। तो कॉन्टिन्यूटी क्या है ये समझते हैं पहले। कॉन्टिन्यूटी एक फंक्शन का फीचर है। फंक्शन के पास 3 कंडीशन होनी चाहिए उसको कॉन्टिन्यूअस कहलाने के लिए। कोई नंबर मान लेते हैं कि वो है a और इस पॉइंट पे या फिर इस नंबर पे हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं। तो उसके लिए 3 बातें होनी चाहिए फंक्शन के पास। सबसे पहले इस पॉइंट पे फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए, यानी कि एफ ए इज़ डिफाइंड। तो इसको हम दूसरे शब्द में बोलें तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू हम ए की बात कर रहे हैं जिससे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है, ए मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ एफ। दूसरा पॉइंट है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स एग्जिस्ट। तो आप लोगों ने अगर लिमिट पढ़ा है तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स एग्जिस्ट कहा जा रहा है, इसका मतलब कि अगर हमें ए की तरफ अप्रोच करना पड़े लेफ्ट हैंड साइड से, जिसे हम एल एच एल बोलते हैं, और राइट हैंड साइड से अगर हम अप्रोच करेंगे ए को, तो उन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। इसी का मतलब होता है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, सो आई हैव टू राइट लिमिट x approaches a minus fx, that indicates the left hand side approach towards a, that is LHL। और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x approaches a plus, यानी कि a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो लिमिट एग्जिस्ट होगा, ये दोनों बराबर होंगे तो। और इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि LHL नॉट LHS इज इक्वल टू RHL। और तीसरा, लिमिट जो निकल के आई है दूसरे केस में और फंक्शन की जो वैल्यू है पहले केस में, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो अगर देखा जाए तो जो तीसरा कंडीशन है, तीसरा क्राइटेरिया है, वही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोनों ऊपर के क्राइटेरिया पहले से फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको इतना रखना है कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हो किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब होना चाहिए कि लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट गिवन पॉइंट। वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को हमें चेक करना है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को उसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट के बराबर होने चाहिए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। अब इनको थोड़ा सा ग्राफिकल आइडिया ले लेते हैं कि कैसे हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहेंगे और एक्चुअली कब हम नहीं कहेंगे। तो जो पहला ग्राफ है इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि फंक्शन ऑफ ए इज़ ऑलरेडी डिफाइन, तभी तो उसकी वैल्यू गिवन है। और साथ ही साथ जो लिमिट अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, अगर हम अप्रोच करें ए की तरफ या फिर राइट हैंड साइड से अप्रोच करें ए की तरफ, उन दोनों की हाइट जो मिल रही है वो एल के बराबर, मतलब एफ ए के बराबर है। तो यहाँ हम सीधे क्या देख पा रहे हैं क्या कि लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए एंड सो एफ इज़ कॉन्टिन्यूअस। तो इस केस में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। दूसरे केस में आप देखिए दूसरे ग्राफ में, तो यहाँ आप पाएंगे क्या कि अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू की बात करूँ ए पे, तो ए पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे है, मतलब ए पे जो फंक्शन वैल्यू पोजेस कर रहा है वो इस कर्व पे ना हो कि एक बिल्कुल पॉइंट पे है। इन द सेंस कि फंक्शन 2 हिस्सों में डिफाइंड है, ए से पहले और ए के बाद के लिए येलो वाला ग्राफ, और एग्जैक्टली ए पे बिल्कुल छोटा सा पॉइंट जो कि एफ ए को इंडिकेट करता है। इसका मतलब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहा है और लिमिट की वैल्यू भी है कुछ। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज एफ एक्स जो कि एल के बराबर है, लेकिन ये फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं है, और इस वजह से इस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस नहीं मानेंगे। इन द सिमिलर वे ये तीसरे ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए, तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ए पे, क्योंकि फंक्शन ए पे क्या होगा इस ग्राफ से पता नहीं चल रहा है, इसमें गिवन नहीं है। तो हम कहेंगे क्या एफ ए नॉट डिफाइंड, एंड इस वजह से फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो फिर से लिखेंगे नॉट कॉन्टिन्यूअस
सो पर्टिकुलरली आपने इन दो एग्जांपल्स पे जहाँ फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये देखा कि फंक्शन के पास अगर ग्राफ में ब्रेक मिल जाता है, ग्राफिकली अगर देखा जाए तो उस केस में फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस या नॉट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। मैथमेटिकली अगर देखा जाए, अलजेब्रिकली, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हमें चेक करना हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हमें चेक करना है वहाँ डिफाइंड ही नहीं है। एक तीसरी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जब फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट ना हो, तो उसे एक दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। अब ये फंक्शन है f कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, ये आपको चेक करना है। फंक्शन गिवन है, जिसे हम लोग कहेंगे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि दो हिस्सों में डिफाइंड है। x लेस देन 1 के लिए 3x प्लस 1 का डेफिनेशन लेना है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए x स्क्वायर प्लस 1 का डेफिनेशन लेना है। तो हमें चेक करना है x इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी को। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या 1 पे फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब कि क्या हम x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे फंक्शन में तो क्या फंक्शन कोई वैल्यू दे पाएगा। तो इसके लिए चेक करते हैं। ऑफ कोर्स f1 पे आप देखोगे तो f1 के लिए फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 इज के डेफिनेशन से डिफाइंड है, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 1 देयर, और इसलिए वैल्यू मिल जाएगी 2। सो f1 इज 2, जो कि बिल्कुल मिल रहा है, तो डिफाइंड है ये। अब हमें क्या करना होता है दूसरे कंडीशन से, लिमिट x अप्रोचेज a एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं ये देखना है। सो उसके लिए हमें देखना होगा लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस, जिसको हम लोग बोलेंगे LHL fx, तो फंक्शन है ही। और 1 माइनस का मतलब क्या है, 1 माइनस बिल्कुल एक सिंबल है जिसका मतलब ये होता है कि हम 1 की तरफ अप्रोच तो कर रहे हैं लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से। मतलब ये है कि 1 यहाँ पे स्थित है, 1 की तरफ अप्रोच करना है लेकिन हम धीरे 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 अप्रोच करेंगे, 1 को एग्जैक्ट हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आप फंक्शन में डालना चाहते हो वो 1 से कम वाली वैल्यू ही डालेंगे आप, जैसे 0.9, 0.99 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस केस में फंक्शन के उस पार्ट को, उस पीस को लेना पड़ेगा जहाँ पे फंक्शन लेस देन 1 के लिए डिफाइंड है। इट मीन्स वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट 3x प्लस 1 देयर एट द प्लेस ऑफ fx, और यहाँ हमें मिलता है कि एक लीनियर फंक्शन है जहाँ पे x 1 को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, सिंपली हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा यहाँ पे 1। सो व्हाट वी गेट इज 4। ये तो हमें मिल गया LHL। RHL क्या मिलेगा, RHL लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस fx, और यहाँ लिखना होगा लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस, और फिर RHL के लिए जो हमारे पास फंक्शन का डेफिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए x स्क्वायर प्लस 1। बिकॉज हम अब इधर की साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हम जो 1 के क्लोज में वैल्यूज़ होंगे वो लेंगे क्या, 1.00001 एंड सो ऑन। तो इस केस में हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 डिफाइंड है, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 1 देयर, सो दैट विल बी 2। तो यहाँ हमने क्या देखा कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, और जब LHL नॉट इक्वल टू RHL है सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एंड व्हेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इसका मतलब है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस और नॉट कॉन्टिन्यूअस। ऑलराइट, सो इसका ग्राफिकल सेंस क्या है ये देखते हैं। ग्राफिकली इसको अगर ऑब्जर्व किया जाए तो भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं ईजिली कि फंक्शन कैसे डिसकॉन्टिन्यूअस हो पा रहा है x इक्वल्स टू 1 पे। तो यहाँ हमें ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा दो हिस्सों में, 3x प्लस 1 जब x लेस देन 1 है, एंड x स्क्वायर प्लस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो 3x प्लस 1 एक लाइन है, बिकॉज ये इंडिकेट करता है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, एक ऐसा लाइन जिसका स्लोप 3 है एंड इंटरसेप्ट 1 है। तो क्या करेंगे, इंटरसेप्ट 1 लेंगे, स्लोप 3 लेंगे, लेकिन हमें उस पोर्शन तक ग्राफ को ले जाना है जहाँ तक x लेस देन 1 है। सो व्हाट वी डू हियर, दिस इज x इक्वल्स टू 1 लेट्स से, एंड देयर इज अ वर्चुअल लाइन ऑन हियर, एंड इसके बाद हमें एक लाइन ड्रॉ कर देना है 3x प्लस 1 जिसका स्लोप 3 है और इंटरसेप्ट 1 है। सो हम
x इक्वल्स टू 1, सो दिस इज y इज इक्वल टू 1 लेट्स से, और इस पॉइंट से पास होगा लाइन, और चूंकि 1 पे डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, ये 0,1 से पास हो रहा है ये, तो ये हमारा लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब एक दूसरा ग्राफ हमें ड्रॉ करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, लेकिन वो तब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसा होता है? इट इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर शिफ्टेड 1 यूनिट अबव द एक्स एक्सिस। इसका मतलब कि ये ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा और 1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, वो कुछ यहाँ से ऐसे जाता हो जाएगा, बिकॉज x इक्वल्स टू 0 पे ये वैल्यू 1 को होना चाहिए था, तो ये यहीं से बढ़ के गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ग्राफ है, एंड नाउ यू कैन सी क्लियरली दैट इस ग्राफ के पास एक जंप है x इक्वल्स टू 1 पे, और इस जंप को हम फिल नहीं कर सकते इनफैक्ट, तो इसे कहा जाता है जंप डिसकॉन्टिन्यूटी या फिर नॉन रीमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। अब ये नॉन रीमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी है कि इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। तो ध्यान रहे कि जब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा किसी फंक्शन में, किसी भी गिवन फंक्शन के लिए, उस केस में हमेशा नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होगा। ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी जिसको रिमूव करने का कोई उपाय नहीं है। इसका मतलब आप सही समझ रहे हो, एक ऐसा भी डिसकॉन्टिन्यूटी होना चाहिए जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। वो कब स्थिति होती है उसको देखते हैं। मान लीजिए इस बार हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 जब एक्स लेस देन 1 है, x इक्वल टू 1 पे 3 है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 तब जब x ग्रेटर देन 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 चीज़ें फिर से। पहले में देखना पड़ेगा कि क्या f1 डिफाइंड है। लेट्स फाइंड इट फर्स्ट। सो f1 फाइंड करेंगे तो हमें पता चलता है कि 1 पे तो एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू 3 गिवन है, इसका मतलब इज ऑलरेडी डिफाइंड। अब हमें फाइंड करना होगा लिमिट। सो लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस, दैट इज LHL, और LHL के लिए हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है भाई? x प्लस 1। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट, और इससे वैल्यू मिल जाएगी 2। आप डायरेक्टली पुट करोगे तो यू गेट द आइडिया। अब RHL पुट फाइंड करेंगे, सो हमें क्या मिलेगा? लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पुट करेंगे तो फिर से मिल जाएगा 2। सो व्हाट यू आर सीइंग दैट कि LHL is equal to RHL but is not equal to the function value at the point. लिमिट अप्रोच कर रहा है सेम वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है बट फंक्शन की वैल्यू उसके बराबर नहीं है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? इसको रीमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। इसको ग्राफ से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ जब x ग्रेटर देन 1 है, और ये लाइन आपको दिख रहा है जब x लेस देन 1 है। तो आप देख पा रहे हो हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैंक स्पॉट है जिसको केवल फिल करना है, और ये फिल कब होगा? तो हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें फंक्शन को तब भी ये 2 को अप्रोच करता हुआ मिलेगा, एंड राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तब भी फंक्शन की वैल्यू 2 को मिलेगी। केवल फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू जिस 1 पे में कंटिन्यूस चेक करना है, उस 1 पे फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम इसको किसी हद तक रिमूव कर सकते हैं, और इसलिए इस फंक्शन को कहा जाएगा कि ये रीमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है। दिस इज रीमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, उस केस में वैसे फंक्शन को कहा जाएगा कि वो नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करते हुए फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है तो उस केस में वो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी एग्जिबिट करेगा। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। अब
एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिनको हम अलजेब्रा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोल सकते हैं, और इसमें इसको ध्यान में रखते हुए हम इजीली किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस को बोल सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो इसमें सीधा ध्यान देना है आपको कि अगर दो फंक्शंस हैं f(x) g(x) और वो दोनों x = a यानी गिवन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हैं, तो फिर इनसे बनने वाले कौन कौन से फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होंगे उसी पॉइंट x = a पे। तो पहला तो ये कि कोई इंडिविजुअल फंक्शन f(x) से लिया जाए या gx, उसमें आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे तो k टाइम्स f(x) भी x = a पे कॉन्टिन्यूअस होगा। सिमिलरली f(x) एंड gx को अगर ऐड करेंगे तो तब भी वो कॉन्टिन्यूअस होगा। f(x) - gx यानी कि डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट। दोनों को प्रोडक्ट करें तब भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर रेशियो लें तो केवल ये ध्यान देना है कि gx जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो a पे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको ध्यान में रख के हम आसानी से कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन को बता सकते हैं कि वो किसी गिवन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली, और ये आपके NCERT बुक से ही लिया गया है। इसमें कहा गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये डेफिनेशन है इसका, कॉन्टिन्यूअस एट x = 0 एंड व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी x = 1। तो 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा अगर ये फंक्शन, तो उस केस में लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, और अगर 1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो दोनों केस में लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सिंपल कॉन्टिन्यूअस होने का कंडीशन सीधे अप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो अलजेब्रा निकल के आता है उसको सॉल्व करेंगे। इट्स सो सिंपल। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो ये तय करना है कि 0 पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए हम यहाँ पे इसको इंडिकेट करेंगे कि हम 0 पे भाई फाइंड कर रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, चेक कर रहे हैं इनफैक्ट। तो पहले में देखना है कि f0 एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं, f0 डिफाइन है कि नहीं इनफैक्ट। तो 0 पे इसकी वैल्यू इसके हिसाब से होगी, तो ये हो जाएगा 0, f0 इज 0। हमें देखना होगा कि लिमिट x < 0 माइनस पे स्थिति क्या होने वाली है। तो यहाँ पे आप 0 माइनस के लिए रखोगे, यानी कि वी हैव टू यूज दिस पार्ट ऑफ द फंक्शन, x² - 2x को लिया जाएगा 0 माइनस के लिए, और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 0 बिकॉज x² - 2x द पॉलिनोमियल, सीधे हम 0 को यहाँ पे उठा के रख देंगे। फिर आएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस के लिए। 0 प्लस के लिए हमारे पास फंक्शन का डेफिनेशन कह रहा है कि आपको 4x + 1 यूज़ करना है, सो वी हैव टू यूज़ इट एंड दैट इज़ 1 हियर। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 0 और 1 इक्वल नहीं है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो, क्या ये 0 और 1 के बराबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि लैम्डा आप कुछ भी डालोगे ये तो 0 ही आने वाला है हर हाल में। तो हमने यहाँ क्या देखा कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू है और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू है, वो किसी हाल में बराबर नहीं है। लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एंड सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। डजंट मैटर आप लैम्डा की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। कहाँ पे? 0 पे। फॉर एनी लैम्डा f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। 1 पे क्या स्थिति होगी, आप ध्यान दीजिए। अगर आप 1 पे चेक करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल है। कैसे चेक करेंगे 1 पे अगर करना होगा तो? 1 पर फंक्शन कैसा डिफाइंड है? 4x + 1 यानी कि f1 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 5। अच्छा, 1 के जस्ट पहले अगर मैं बात करूं तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि आपको क्या यूज़ करना है? अगेन 4x + 1, बिकॉज आप 1 से थोड़ा सा भी पीछे जाओगे तो 4x + 1 ही तो मिलेगा ना। 1 से थोड़ा सा भी पहले जब आप जो भी नंबर लोगे लाइक 0.9999 वो 0 से बड़ा ही तो आएगा। इसका मतलब कि इफ़ यू यूज लिमिट एट 1 यू हैव टू यूज 4x + 1। इट मीन्स लिमिट x अप्रोचेज 1 फॉर f(x) की जो वैल्यू है वो आएगी लिमिट x अप्रोचेज 1 फॉर 4x + 1, और ये भी वैल्यू किसके आएगी? बराबर 5 के।
अब दोनों वैल्यू बराबर आ गई, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि लैम्डा जो है इसमें शामिल ही नहीं हुआ, तो आप इधर के हिस्से में लैम्डा की कोई भी वैल्यू रखिए, ये तो कॉन्टिन्यूअस होने ही वाला है। तो क्या लिखेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो इस क्वेश्चन को ग्राफिकली समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एनिमेशन तैयार किया है जियोजेब्रा में। सो उसको चल के देखते हैं और देख पाते हैं कि लैम्डा की वैल्यू आखिर में ज़ीरो के केस में चाहे कुछ भी रख लिया जाए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कि फंक्शन खुद ही दो पार्ट्स में डिफाइंड है, एक है y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और दूसरा है y इज इक्वल टू 4x प्लस 1। तो आप देख पा रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू हम लगातार चेंज कर रहे हैं, तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x टाइम्स लैम्डा का जो पोर्शन है वो एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो उस पार्ट के लिए फंक्शन का ग्राफ बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन उसमें एक पॉइंट बिल्कुल फिक्स है, वो है ओरिजिन। ओरिजिन से ग्राफ कहीं भी इधर उधर शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, जबकि 4x प्लस 1 की वैल्यू 0 पे 1 है। तो अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो उसके लिए लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x को शिफ्ट होके उस 1 की हाइट को अटेन करना पड़ेगा, और लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए ऐसा होता दिख नहीं रहा है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा x इक्वल्स टू 0 पे, चाहे लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो। अब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी तब्दीली कर दी है, और हमारे पास जो फंक्शन अब डिफाइंड है वो इस तरीके से डिफाइंड है कि x लेस देन 0 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा डिफाइंड है, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वैसे ही 4x प्लस 1 डिफाइंड है। सो नाउ अगर फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो उस केस में लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। आप सीधे वही काम करोगे, पहले f0 पे फाइंड करोगे क्या होने वाला है फंक्शन की वैल्यू, व्हाट यू गेट इज़ 1, और फिर आप लिमिट फाइंड करोगे 0 के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो ये मिलेगा आपको इस डेफिनेशन के आधार पे डायरेक्टली मैं अगर करूँ तो 0 माइनस के लिए मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा, एंड व्हाट वी गेट इज लैम्डा बिकॉज एवरीथिंग containing x will become 0। और फिर यहाँ लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस के लिए फंक्शन की बात की जाएगी तो फिर से आपको 1 मिलेगा, एंड फंक्शन चूंकि कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, सो व्हाट यू गेट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1। फिर से अगर हम जियोजेब्रा में जाएंगे और उसी प्लॉट पे दूसरे एनिमेशन को देखेंगे इस फंक्शन के लिए, सो व्हाट वी गेट द आइडिया कि क्यों लैम्डा की वैल्यू 1 पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच करते हैं एंड देन वहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। लेट्स सी इट। लेकिन इस फंक्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा के एक्सप्रेशन में लैम्डा एक कांस्टेंट टर्म है, जिसमें इस क्वाड्रेटिक को ये ऊपर या नीचे शिफ्ट करने में मदद करेगा, और इससे हमें वो शिफ्ट चाहिए जहाँ पे वो y इज इक्वल टू 1 के हाइट को अटेन कर सके, जिससे कि वो 4x प्लस 1 के साथ उस पॉइंट पे टच कर जाए और फंक्शन को कंटिन्यूअस करा दे। सो लैम्डा की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे, जैसे कि हमने पहले फाइंड आउट भी किया था, तो ऐसा हो सकता है। लेट्स ट्राई टू सी इट। सो आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द लैम्डा इज इक्वल टू 1। इन फैक्ट आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 1, एंड सो यू कैन सी दैट द ग्राफ shifted to that height and function continuous। नाउ ये क्वेश्चन फिर से है आपके एनसीईआरटी बुक से, और यहाँ फंक्शन डिफाइन है gx इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और आपको शो करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है सारे इंटीग्रल पॉइंट पे। जितने भी इंटीजर पॉइंट हैं उन सब पे ये डिसकंटिन्यूअस है, वी हैव टू शो इट। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले सबसे पहले ये बात कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, आपको अगर ध्यान नहीं है आप रिकॉल कीजिए कि मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया बॉक्स x, लेट्स से दिस इज फंक्शन fx, और अगर मुझे इस यहाँ पे f3.1 ढूंढना है, सो व्हाट वी हैव टू पुट इट हियर 3.1, एंड व्हाट वी गेट इट इज व्हाट 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी आप नंबर x डाल रहे हो इसमें, इस बॉक्स के अंदर, उस नंबर के पहले जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है वो वाला यहाँ पे आंसर होना चाहिए। मीन्स वो आउटपुट देगा ये फंक्शन।
लाइक इफ आई एम पुटिंग 5.2, इसका मतलब 5.2 से पहले जितने भी इंटीजर्स हैं, तो 5.2 से पहले तो करोड़ों इंटीजर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, तो उस 5.2 से पहले जितने इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 5. सो द आंसर इज 5. इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ 5 से 6 के बीच में, 6 के बराबर एग्जैक्टली नहीं है, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं कहता हूँ कि आप लिखिए किसी भी नंबर के लिए जो कि 5 से 6 के बीच में लाई करता, तो आंसर क्या होना चाहिए? 5. तो आपको आइडिया मिल रहा है ना कि अगर हमारे पास कोई एक इंटीजर और उसके अगले वाले इंटीजर के बीच में कोई नंबर लिया जाए, सो व्हाट यू हैव टू राइट द आउटपुट? एग्जैक्टली इंटीजर i. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम मान लेते हैं कि हम एक जनरल इंटीजर लेते हैं i, क्योंकि सभी इंटीजर्स पे बारी बारी से चेक करना तो असंभव है. सो लेट्स कॉल इट i. Let x is equal to I, and where I is an integer. Alright, हमें क्या करना होगा? अब I पे हमें चेक करनी होगी 3 चीज़ें. क्या I पे फंक्शन डिफाइन है? लेट्स से gi. सो gi का मतलब क्या है? यहाँ पे x की जगह पे i और यहाँ बॉक्स के अंदर भी i. सो व्हाट यू गेट इज i माइनस i, दैट इज 0, और ये gi डिफाइन है. तो ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात क्या है कि इसकी लिमिट को हम कैसे फाइंड करेंगे? लिमिट x अप्रोचेज i माइनस इनफैक्ट, और ये हमारा LHL है किसी i पे, और ये है gx. यहाँ लिखना होगा लिमिट x अप्रोचेज i माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर. अब यहाँ इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. मान लीजिए एक नंबर लाइन है और यहाँ मैंने 2 नंबर्स लिए कॉन्सिक्यूटिव. एक लिया मैंने i, एक ले लिया i+1. i माइनस का मतलब क्या होता है? जस्ट i से पहले, तो मुझे एक तीसरा नंबर लेना पड़ेगा i-1. ये 3 नंबर्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं इनफैक्ट लगातार. i माइनस का मतलब है कि आप इस i को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो यहाँ से, तो आप बिल्कुल क्लोज i के तो जाओगे, लेकिन क्या एग्जैक्ट i आप ले पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि लिमिट को फाइंड करने का यही तरीका है कि वी आर एक्चुअली अप्रोचिंग टू अ नंबर बट नॉट एग्जैक्टली दैट नंबर वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट. तो हमें यहाँ पे i से जस्ट पहले रहना है, तो इस x के लिए तो आप सीधे i लिख सकते हो बिकॉज ये लीनियर फंक्शन है और सीधे इसकी लिमिट i पे i ही आ जाएगी. आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कीजिए या फिर राइट हैंड साइड से, तो यू हैव टू राइट i देयर. बट इस बॉक्स के अंदर आप i माइनस रखना चाहते हो, दैट मीन्स कि आप i माइनस बॉक्स फाइंड करोगे. इसका मतलब क्या होगा कि i से जस्ट पहले जो भी नंबर होगा, ये बॉक्स अपने डेफिनेशन के आधार पे वो नंबर देगा जो इसके पहले वाले जितने नंबर्स हैं, जितने इंटीजर्स हैं, उनमें सबसे बड़ा नंबर है, बड़ा इंटीजर है. तो इस i माइनस यानी कि यहाँ पे आप जैसे कहीं पे स्थित हो, इसके पहले जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? i-1. सो व्हाट यू हैव टू राइट i-1. इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो व्हाट यू गेट इज 1. सो लेफ्ट हैंड लिमिट किसी भी i पे यहाँ पे मिलेगा 1. आप यहाँ पे i को किसी भी इंटीजर से रिप्लेस करके देख सकते हो. नाउ द राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लेट्स डू इट. तो RHL क्या होना चाहिए? लिमिट x अप्रोचेज i प्लस gx, और फिर हमें यहाँ लिखना चाहिए क्या? लिमिट x अप्रोचेज i प्लस x माइनस x. फिर से थोड़ा बहुत तो आप समझ चुके हो. अब i प्लस के लिए x तो i ही देगा, लेकिन i प्लस के लिए जो बॉक्स होगा वो क्या देगा भाई? वो i देगा, बिकॉज i के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? i होगा. तो i माइनस i ये मिल जाएगा 0. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, और उस केस में ये फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी इंटीजर पे, और फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा. ये gx जो है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x.
बिकॉज किसी भी नंबर में से आप उसके इंटीग्रल पार्ट को हटा दोगे तो फ्रैक्शन पार्ट ही बचेगा ना। जैसे मान लीजिए कि 3.1 ही रखा, तो आप g 3.1 अगर आप ढूंढना चाहते हैं, सो व्हाट यू गेट इज 3.1 माइनस, और बॉक्स 3.1 का वैल्यू क्या आएगा 3, सो 3.1 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट कर लो, सो व्हाट यू गेट 0.1, एंड 0.1 इज द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ व्हाट यू हैव सब्स्टिट्यूटेड बिफोर, यानी कि 3.1 का जो 0.1 पार्ट है वो उसका फ्रैक्शन पार्ट कहलाता है। तो ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन है, एंड फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है आपके स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है, और इस वजह से आप देख पा रहे हो क्लियरली कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है किसी भी इंटीजर पे। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। देखिए, कॉन्टिन्यूटी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मुख्यतः दो तरह से होते हैं। पहला ये कि आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है किसी फंक्शन के लिए किसी पॉइंट पे, गिवन पॉइंट पे, और उसी से मिलता जुलता ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी आप देख पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो पहले ही बिना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हुए, इन द सेंस कि आपने कोई भी वर्क नहीं किया पेज और पेन को लेकर, और आपने अंदाज़ा लगा लिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, और उसको आपको डिस्कस करना है अब अपने स्किल से, कैसे आप सामने वाले को कन्विंस करो कि हाँ इस मैथमेटिकल रीजनिंग से ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन हुए, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, और डिस्कस करना है, बात लगभग सेम है। दूसरी कैटेगरी है कि फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि उसमें कोई एक अननोन इंसर्ट कर दिया जाएगा, और अब कहा जाए कि ये फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो अब बताइए कि वो जो अननोन हमने इंट्रोड्यूस करके दिया है उसकी वैल्यू क्या होगी, उस अननोन की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एक गिवन पॉइंट पे। और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, थोड़े से ज़्यादा डूएबल होते हैं, क्योंकि इसमें आपका एल्जेब्रिकल स्किल वर्क करता है। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा ही है, और इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/2। ऐसा इस क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे जो सेकंड पार्ट था उसको चेंज कर दिया ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा सकूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा सबसे पहले कि फंक्शन π/2 पे, क्योंकि π/2 पे सब बात हो रही है, तो π/2 पे फंक्शन क्या गिवन है उसके आधार पे हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो π/2 पे ये इस डेफिनेशन से गिवन है, सो 2 माइनस, और यहाँ पे π/2 पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज़ क्लियरली सेइंग दैट कि π/2 पे ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 2 माइनस k/2 एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट π/2। तो ये तो मिल गया हमें 2 माइनस k/2। अब फंक्शन की लिमिट हमें फाइंड करनी पड़ेगी कहाँ पे, π/2 पे। तो आप देखिए, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए हैं आज के लेक्चर में, उसमें हर बार हमने LHL एंड RHL यूज़ किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम LHL RHL यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज LHL हम तब यूज़ करेंगे जब फंक्शन उस पॉइंट पे जहाँ कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी होगी या जहाँ हमें लिमिट फाइंड करना है, उससे पहले कुछ अलग डेफिनेशन से डिफाइंड हो और उसके बाद कुछ अलग डेफिनेशन से डिफाइंड हो। दूसरे शब्दों में π/2 से लेस के लिए अगर कोई फंक्शन आप इनमें से चूज़ करोगे तो कौन सा पोर्शन चूज़ करोगे? ऑफ कोर्स k cos x बाई π-2x लोगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी k cos x बाई π-2x ही लेना पड़ेगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही लेना पड़ेगा। सो हम दोनों को एक साथ लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ये सिंबल x approaches π/2 ओनली, इट सिंपली कॉम्बाइंस बोथ है लिमिट्स टुगेदर। तो यहाँ लिमिट x अप्रोचेस π/2 लिख दिया मैंने, और यहाँ लिखना पड़ेगा k cos x डिवाइड बाई π-2x। अब बात आती है कि इसकी लिमिट क्या होगी। अब हम इसको फाइंड करने के लिए अपने 11th के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे। 11th में जो कुछ भी हमने लिमिट एवेल्युएशन में पढ़ा है उसी को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे इनफैक्ट कि क्या π/2 रखने पे ये फंक्शन 0/0 यानी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं दे रहा। लेट्स चेक इट। और ज़्यादा संभावना है 0/0 का, तो आप x की जगह π/2 पुट करोगे, सो व्हाट यू गेट ऑन द टॉप इज 0 बिकॉज cos π/2 की वैल्यू 0,
एंड डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा 0। तो ये क्लियरली 0/0 फॉर्म है। सो 0/0 फॉर्म इट मीन्स हमें कुछ अलग टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री जहाँ भी इन्वॉल्व होता है लिमिट में, वहाँ 3 इम्पॉर्टेंट लिमिट हमें ध्यान में आते हैं। लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है। लिमिट x अप्रोचेज 0 tan x बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है। एंड लिमिट x अप्रोचेज 0 1 माइनस कॉस x बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है। इन तीनों लिमिट को ही आधार मान के हम क्वेश्चन को हैंडल करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रयास कैसा रहना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से इसको इन्हीं तीनों में से किसी फॉर्म में ला दें। तो यहाँ चूँकि cos x दे रखा है तो हम ज़्यादा प्रयास करेंगे कि sin x बाई एक्स का फॉर्म कहीं हम ला दें, बिकॉज x अप्रोचेज π/2 है तो cos π/2 और sin x में कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, ये आपको पता चल रहा है। तो हमारा टारगेट है कि हम लिमिट x अप्रोचेज 0 sin x बाई एक्स का फॉर्मेट लाएं। तो यानी कि उसके लिए हमें यहाँ जो अप्रोच मिलना चाहिए वो 0 टूवर्ड्स मिलना चाहिए, यहाँ पे π/2 ना हो के 0 होना चाहिए। सो हम x अप्रोचेज π/2 को कैसे बिना डिस्टर्ब किए हुए समथिंग अप्रोचेज 0 लिख पाएंगे? इज़ वेरी सिंपल। लेट मी ट्राई टू कन्विंस यू। कैन वी राइट y इज इक्वल टू x माइनस π/2? ऐसा करते ही हम अगर यहाँ देखेंगे कि when x approaches π/2 then y approaches 0, तो हम चाहते हैं कि सब कुछ y के फॉर्म में आ जाए और यहाँ x approaches π/2 की जगह पे भी y approaches 0 लिखा जा सके। तो कैसे होगा फिर आगे? x approaches π/2 की जगह पे लिखा जाएगा y approaches 0, x की जगह पे हो जाएगा y प्लस π/2, सो आई कैन राइट π/2 प्लस y इंस्टेड। हो जाएगा कोसाइन π/2 प्लस y, एंड इन डिनोमिनेटर x की जगह पे लिखिएगा π/2 प्लस y अगेन, एंड वी फर्दर सिंप्लीफाई दिस। सो लिमिट y अप्रोचेस 0 cos π/2 प्लस थीटा। So cos π/2 plus theta is a negative sin theta, because ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो हो जाएगा नेगेटिव y sin y, नॉट नेगेटिव y, नेगेटिव k sin y, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा पाई माइनस 2y। सो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से नेगेटिव k साइन y न्यूमरेटर में वैसे ही बचने वाला है, डिनोमिनेटर में -2y बचेगा, फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और k/2 जो कि कांस्टेंट है, so we can bring it out because they will not take any participation in evaluating of the limit, वो केवल कांस्टेंट है। सो लिमिट साइन y टेंस टू 0 साइन y बाई y की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी जो लिमिट हो जाएगी k/2। अब चूंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, सो वी हैव टू राइट दैट थिंग ऑल्सो कि लिमिट x अप्रोचेस π/2 पे फंक्शन का जो लिमिट हो उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो ये तो हमने निकाला है k/2, और अभी हमने f π/2 की वैल्यू को भी इवेलुएट किया, दैट इज 2 माइनस k/2, इज 2 माइनस k/2, एंड नाउ वी गेट इज k इज इक्वल टू 2। तो k अगर 2 रखेंगे तो उस केस में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। लेट्स सी इट थ्रू एन एनिमेशन व्हाट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू इन जियोजेब्रा। एंजॉय इट। और यहाँ आप देख पा रहे हो कि 2 माइनस kx बाई पाई एक लाइन है और k की अलग अलग वैल्यू के लिए लाइन का जो पोजीशन है वो अलग अलग आ रहा है, बिकॉज k वो फैक्टर है जो उसके स्लोप को डिसाइड कर रहा है, और 2 जो उस लाइन में है वो तो इंटरसेप्ट है। तो स्लोप के आधार पे उसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होता जा रहा है, और एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन जहाँ पे k की वैल्यू 2 मिल रही है, और उस केस में वो सीधे उस गैप को भर पा रहा है जिसकी वजह से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा था k इज इक्वल टू π/2 पे।
एक्स एक्सिस से 5 यूनिट की ऊंचाई वाले रोड पे एक लाल गाड़ी चल रही है। उसे पहुंचना है एक्स एक्सिस से 21 यूनिट ऊंचाई वाले एक दूसरे रोड पे। अब इन दोनों रोड को कनेक्ट करने के लिए हमें एक इंक्लिनेशन चाहिए। इसका मतलब एक ऐसा लाइन चाहिए जो इन दोनों सिरों को जोड़ दे। अब मान लेते हैं कि वो लाइन y = ax + b वाले इक्वेशन से डिफाइंड है। तो आपको ये बताना है कि a और b की वैल्यू किस तरीके से हम एडजस्ट करें जिससे कि इन दोनों सिरों को जोड़ सकें और ये गाड़ी आसानी से ऊपर चढ़ जाए। तो ये हो सकता है आपको थोड़ी सी काल्पनिक लगे, लेकिन देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपके NCERT बुक से है और इसको मैं थोड़ा ड्रामेटाइज करने का प्रयास किया था। एनीवे, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और फिर हम यहाँ वापस आएंगे और देखें कि a और b जो हम निकाल के लाए हैं वहाँ से क्या उस a और b पे यह वर्क करता है और हमारी कार आसानी से ऊपर चढ़ पाती है। लेट्स सी। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 आपके NCERT बुक से, जहाँ पे हमें इस a और b की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है थ्रू आउट। तो यहाँ फंक्शन को 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है, x > 2, 2 से 10 के बीच में और x > 10। तो हमें क्या करना होगा, 2 बार फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी के लिए अप्लाई करना होगा। पहले के लिए जब x 2 पे हो तो इसके लिए हम LHL डायरेक्टली लिख सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस के लिए फंक्शन मिलेगा एक कांस्टेंट फंक्शन जो कि होगा 5, और 5 चूँकि x से इंडिपेंडेंट है सो इसलिए वैल्यू मिल जाएगी 5। नाउ अब x टेंस टू 2 प्लस पे अगर आप देखोगे तो उस केस में आपको फंक्शन लेना पड़ेगा x + b and we have to just substitute 2a, I mean x = 2, so you will get 2a + b as the right hand limit। फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2a + b = 5। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इन द सिमिलर मैनर व्हाट वी हैव टू डू इज एट x = 10, नॉट यस 10, लेफ्ट हैंड लिमिट जो मिलेगा लिमिट x अप्रोचेस 10 माइनस, हमें फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा क्या, x + b के हिसाब से, एंड उस केस में इक्वेशन मिलेगी 10a + b and limit x approaches 10 plus पे जो फंक्शन होगा वो होगा 21। so what we get the second equation as 10a + b = 21। तो आप सीधे देख पा रहे हो कि a की वैल्यू 2 रख देंगे और b की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। सो a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 1 उस लाइन को इंडिकेट करेगा जो उन दोनों सिरों को जोड़ सके और हमारा कार आसानी से चल जाएगा। लेट्स सी द एनिमेशन। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा एंड एन्जॉय भी किया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जियोजेब्रा के ऊपर जैसा मैं एनिमेशन वगैरह बनाता हूँ वो सिखा सकूँ और जो प्योर मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स जिसको आती है वो जियोजेब्रा पे आसानी से वर्क कर सकता है। और इनफैक्ट अगर जियोजेब्रा पे या फिर ऐसे टूल्स पे आप एनिमेशन बनाना सीखते हो तो उस प्रोसेस में आप मैथमेटिक्स भी सीखते हो, मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन को सीखते हो, कैसे वहाँ वो चीज़ें अप्लाई की जाएंगी जो आपने अभी सीखी हैं। और उसके लिए बहुत ही हाई लेवल मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आपने 11th 12th में सीखा है उसी को स्मार्ट तरीके से यूज़ करना होता है। सो अगर आप चाहते हैं कि उस पर मैं कोई वीडियो बनाऊं कि जियोजेब्रा कैसे यूज़ करते हैं, जियोजेब्रा पे एनिमेशन कैसे तैयार करते हैं, तो उसकी मैं सीरीज़ वीडियो बना दूंगा। इफ़ यू वांट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, और सबसे पहले देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी क्या है एंड देन कुछ रिकॉल किया जाएगा उन डिफरेंशिएशंस को जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, एंड देन वी विल मूव अहेड। सो टिल देन यू हैव टू कीप डूइंग मैथमेटिक्स विद उत्साह। थैंक यू वेरी मच।